प्रिय छात्राओं, मैं डॉक्टर मनीषा शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, जेटीबी गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज कोटा। आज हम प्लाज्मोडियम के बारे में आगे पढ़ेंगे। कल हमने पढ़ा था कि प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र 2 पोषकों यानी होस्ट्स में पूरा होता है और ऐसे जीवन चक्र को हम डाइजेनेटिक कहते हैं। इस परजीवी का जो प्राइमरी होस्ट है वो मनुष्य होता है और इसमें मलेरिया रोग ये उत्पन्न करता है। जो मादा एनोफिलिस मॉस्किटो है वो द्वितीय पोषक यानी सेकेंडरी होस्ट या इंटरमीडिएट होस्ट है इसकी। मलेरिया क्योंकि मादा एनोफिलिस मच्छर के द्वारा एक से दूसरे मनुष्य तक पहुंचता है, इसलिए इस मच्छर को रोगवाहक पोषक यानी कि वेक्टर या कैरियर होस्ट भी कहते हैं। मनुष्य में जो मलेरिया है ये इस परजीवी का है, प्लाज्मोडियम का जो जीवन चक्र है वो एसेक्सुअल भाग पूरा करता है मैन में, जिसके बारे में हमने कल पढ़ा था। और आज हम पढ़ेंगे कि ये मच्छर में जो अपना सेक्सुअल लाइफ साइकिल है वो किस प्रकार से पूरा करता है। एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि रिजर्वॉयर होस्ट जो होता है यानी कि जिसमें कि ये रोग उत्पन्न नहीं करता लेकिन उसके अंदर सफलतापूर्वक अपने आप को सुरक्षित रखता है, तो ये रिजर्वॉयर होस्ट मंकीज़ होते हैं, बंदर होते हैं इस प्लाज्मोडियम स्पीशीज़ के लिए। तो प्लाज्मोडियम स्पीशीज़ जिसे कि हम कॉमन लैंग्वेज में मलेरियल पैरासाइट कहते हैं, उसके सेक्सुअल लाइफ साइकिल जो कि वे फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो में कंप्लीट करता है, उसके बारे में आज हम पढ़ते हैं। सो लेट्स स्टार्ट कि मैन में जो मीरोजॉइड्स बने थे, जो एंड ऑफ द एसेक्सुअल फेज था, उसमें ये जो है इमेच्योर गैमेटोसाइट्स में परिवर्तित होते हैं और ये जो है दे आर द प्रीकर्सर्स ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, यानी कि ये गैमेटोसाइट्स आगे चल के मेल और फीमेल गैमेट्स बनाते हैं। तो व्हेन अ फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो bites an infected person, gametocytes are taken up with the blood and mature in the mosquito gut। यानी कि जब एक इन्फेक्टेड पर्सन को फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो काटती है तो उसमें ये जो गैमेटोसाइट्स इन्फेक्टेड पर्सन के अंदर उसके ब्लड में थे वो जो है सक कर लेती है ब्लड के साथ और ये गैमेटोसाइट्स पहुंच जाते हैं मॉस्किटो के अंदर और उसके गट के अंदर जाकर, मॉस्किटो के जो गट है उसके अंदर जाकर ये आगे के अपना जीवन चक्र पूरा करते हैं। तो द मेल एंड फीमेल गैमेटोसाइट्स जो गट के अंदर गैमेटोसाइट्स पहुंचते हैं, ये मेल और फीमेल में डिफ्रेंशिएट होते हैं और उसके बाद ये बनाते हैं ऊकाइनाइट, और जिसे कि एक फर्टिलाइज्ड मोटाइल जाइगोट के रूप में देखा जा सकता है। The ookinets develop into new sporozoites that migrate to the insect's salivary glands। फर्टिलाइजेशन के बाद ये ookinets नए स्पोरोजॉइट्स के अंदर परिवर्तित होते हैं और फिर ये वापस से माइग्रेट कर जाते हैं जो फीमेल एनोफिलिस के सलाइवरी ग्लैंड्स में, एंड दे आर रेडी टू इन्फेक्ट अ न्यू वर्टिब्रेट होस्ट। यानी कि सलाइवरी ग्लैंड्स में पहुंचने के बाद ये मादा एनोफिलिस जैसे ही किसी स्वस्थ मनुष्य को काटती है तो उसमें ये स्पोरोजॉइट्स शिफ्ट कर देती है और अपने सलाइवरा द्वारा जो नया हेल्दी होस्ट है मैन जो है, और इस प्रकार से ये जो स्पोरोजॉइट्स हैं वो एक हेल्दी पर्सन के ब्लड में एंटर कर जाते हैं। द स्पोरोजॉइट्स आर इंजेक्टेड इनटू द स्किन इन द सलाइवा व्हेन द मॉस्किटो टेक्स अ सब्सिक्वेंट ब्लड मील। तो जैसे ही ये फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो किसी भी स्वस्थ मनुष्य को काटती है तो ये अपना जो स्पोरोजॉइट्स हैं वो उसके अंदर शिफ्ट कर देती है। तो इस चित्र में आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से कि मॉस्किटो, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो में जो गैमेटोसाइट्स थे वो प्रवेश करते हैं और गैमेटोजेनेसिस द्वारा ये मैक्रोगैमेट और माइक्रोगैमेट बना देते हैं
और इनका जो फर्टिलाइजेशन होता है उसके फलस्वरूप ऊकाइनाइट बन जाता है। और ये जो ऊकाइनाइट है ये मॉस्किटो के मिड गट वॉल के अंदर आगे चलकर ऊकाइनाइट से ऊसिस्ट में परिवर्तित होता है स्पोरोगोनी द्वारा। और फिर ये जो ऊसिस्ट है इसके अंदर जो है जो स्पोरोजॉइट्स हैं वो डेवलप होते हैं। और जब भी ये ऊसिस्ट फटता है तो इसके अंदर से जो ये स्पोरोजॉइट्स जो है लिबरेट हो जाते हैं और ये पहुंच जाते हैं फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड में। और ये सलाइवरी ग्लैंड से फिर जैसे ही ये फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो किसी भी स्वस्थ मनुष्य को काटती है तो वो उसमें ये स्पोरोजॉइट्स उसके ब्लड में इंजेक्ट कर देती है। और फिर वहाँ से जो है वापस मनुष्य में ये एसेक्सुअल साइकिल जो होता है, एरिथ्रोसाइटिक साइकिल इन ब्लड, ऑल दीज इन द फर्स्ट इन द लिवर एंड देन इन द ब्लड, ये जो है फिर से प्रारंभ हो जाता है। तो इस प्रकार से एक साइक्लिक रोटेशन चलता है, एसेक्सुअल साइकिल इन ह्यूमन एंड द सेक्सुअल साइकिल इन फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो। अब यदि हम बात करें जैसे कि मैंने पहले पिछले लेक्चर में बताया था कि देयर आर डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ प्लाज्मोडियम। तो सबसे पहले अगर प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम के बारे में बात करें तो इट इज़ द मोस्ट डेंजरस ऑफ ऑल मलेरियल पैरासाइट्स। और लगभग 50% जो है जो मलेरिया के केसेस हैं वो इसके द्वारा होते हैं। और ये इसके काटने की वजह से मैलिग्नेंट टर्शियन मलेरिया उत्पन्न होता है मनुष्य में। और इसके जो सिम्टम्स हैं ये 9 से लेकर 14 दिन के अंतराल में देखने को मिलते हैं। और सबसे ज़्यादा जो है एरिथ्रोसाइट्स इन्फेक्टेड होते हैं। जो शाइजोन्स हैं दे ग्रो इन लिवर, और ये शाइजोन्स जो है विद इन 5 to ±1-2 डेज़ के अंदर रिलीज़ करते हैं लगभग 30,000 मीरोसॉइड्स। और शाइजोन्स जो है ये एसिमेट्रिकल होते हैं, ज़्यादा एसिमेट्रिकल होते हैं इन कंपैरिजन टू अदर प्लाज्मोडियम स्पीशीज़। और जो इन्फेक्टेड आरबीसीज हैं दे कैन अटैच टू अनइन्फेक्टेड आरबीसीज, और फिर रोजेट फॉर्मेशंस होता है जिसकी वजह से कि ये रोजेट्स जो है कोई भी वेन्स को भी क्लॉग कर देते हैं। फैल्सिफेरम ट्रोफोसॉइड्स सिक्रीट प्रोटीन्स दैट कॉज डीफॉर्मेशंस ऑफ इरेथ्रोसाइट्स, इसलिए ज़्यादा हानिकारक है ये जो स्पीशीज़ है। द फैल्सिफेरम ट्रोफोसॉइड्स extend pseudopodia but they are not as active as plasmodium vivax trophozoites। तो कुल मिला के ये है कि it causes malignant tertian malaria which is if not treated in time can prove fatal। नेक्स्ट स्पीशीज़ है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। ये ज़्यादा कॉमन है एंड इट फ्लरिशेस इन टेम्परेट जोन्स। ज़्यादातर केसेस एशिया में जो है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स की वजह से मलेरिया के केसेस होते हैं। और इट इज़ कॉमन इन नॉर्थ अफ्रीका बट नॉट इन ट्रॉपिकल अफ्रीका। अफ्रीकन्स may have a natural resistance to this form of malaria। जो शाइजोन्स हैं they are formed in liver parenchyma and they release about 10,000 मीरोसॉइड्स अपॉन मेचुरेशन। आप देख सकते हैं फैल्सिपेरम में ज़्यादा मीरोसॉइड्स लिबरेट हुए थे, यहाँ पर जो है कंपैरेटिवली कम है। अब ये जो ट्रोफोसॉइड्स हैं दे कैन नॉट पेनिट्रेट रेड, जो आरबीसीज हैं उनको पेनिट्रेट नहीं कर पाते हैं। और एक डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक प्लाज्मोडियम वाइवैक्स का ये है डेवलपमेंट ऑफ हिप्नोजॉइड्स। हिप्नोजॉइड्स जो डेवलप होते हैं उसकी वजह से जो मलेरिया का इन्फेक्शन है वो रिलैप्स भी हो सकता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स का। जो गैमेटोसाइट्स हैं ये राउंडेड होते हैं और ये कई बार जो है दे डू नॉट रिक्वायर सेवरल जनरेशंस टू अपीयर। दे प्लाज्मोडियम वाइवैक्स कॉजेज बेनाइन टर्शियन मलेरिया। और इसके जो सिम्टम्स हैं ये 12 से 18 दिन के अंतर्गत आपको दिखाई दे सकते हैं। जो नंबर ऑफ मीरोसॉइड्स हैं ये 12 से लेके 24 तक जो है मीरोसॉइड्स अरेंज्ड होते हैं क्लस्टर्स के रूप में। और ये जो है शूफनर डॉट्स के रूप में प्रस्तुत करते हैं अपने आप को, जो कि एक डायग्नोस्टिक फीचर है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स को डायग्नोस करने के लिए कि किस प्रकार का मलेरिया उस रोगी के अंदर है। ये शूफनर डॉट्स देख के बता सकते हैं कि ये प्लाज्मोडियम वाइवैक्स
की वजह से मलेरिया हुआ है। और ये शिफ्नर डॉट्स जो है ये दे आर येलोइश ब्राउन फाइन ग्रैन्यूल्स और दैट्स इट। अब अगर हम प्लाज्मोडियम मलेरिया के बारे में बात करें तो इट कॉजेज़ क्वार्टन मलेरिया, और इसके जो पैरोक्सिम्स हैं यानी जो बुखार आने का और जो इसके सिम्टम्स हैं ये एवरी 72 आवर्स में रिपीट होते हैं। ये कॉस्मोपॉलिटन है पर इसका कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, ज़्यादातर ये ट्रॉपिकल अफ्रीका, एशिया, साउथ अमेरिका और यूरोप में भी देखने को मिलता है। is thought to be the only plasmodium organism that lives in the wild animals। ये माना जाता है कि यही एक प्लाज्मोडियम स्पीशीज़ है जो कि वाइल्ड एनिमल्स में रहती है, और इसके जो पैरासाइटेमिया लेवल्स हैं ये काफ़ी लो है, और सिम्टम्स जो है 18 से 40 दिन के अंदर अंदर देखने को मिलते हैं इस मलेरिया के। द नेक्स्ट इज प्लाज्मोडियम ओवेल। ये जो है रेयरेस्ट ऑफ ऑल द 4 मलेरियल पैरासाइट्स है अभी तक जो अपन ने पढ़े हैं, और इसकी वजह से टर्शियन मलेरिया होता है। जो सिम्टम है वो 12 से 18 दिन के अंदर देखने को मिलते हैं, और ये ज़्यादातर कॉमन है वेस्टर्न कोस्टल अफ्रीका में, और इंडिया में भी पाया जाता है कहीं कहीं पर, फिलीपींस में, न्यू गिनिया में और वियतनाम में भी देखने को मिलता है। It is difficult to diagnose due to its similarity to Plasmodium vivax। ये काफ़ी कुछ इसके जो सिम्टम्स हैं प्लाज्मोडियम वाइवैक्स से मिलते हैं, इसलिए इसको डायग्नोस करना थोड़ा मुश्किल होता है। और गैमेटोसाइट्स टेक लॉन्गर टू अपीयर इन ब्लड देन दोज ऑफ अदर स्पीशीज़। जो गैमेटोसाइट्स हैं वो काफ़ी देर बाद जो है ब्लड में अपना अपीयरेंस देते हैं इन कंपैरिजन टू फैल्सिपेरम वाइवैक्स एंड प्लाज्मोडियम मलेरिया स्पीशीज़। अब किस प्रकार से ये ट्रांसमिट होता है प्लाज्मोडियम या मलेरियल पैरासाइट? तो नेचुरल मलेरिया इज़ इंड्यूस्ड बाय स्पोरोजॉइट। जैसे अपन ने लाइफ साइकिल में देखा था कि जैसे ही एक फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो किसी भी हेल्दी पर्सन को काटती है तो वो अपने सलाइवा के द्वारा जो स्पोरोजॉइट्स हैं वो उसके ब्लड के अंदर इंजेक्ट कर देती है, तो ये कॉज करता है इन्फेक्शन। It is transmitted by female Anopheles mosquito by inducing sporozoites into the blood of any healthy person, healthy human being। जो ट्रोफोजॉइट है या मीरोजॉइट है इसका इंड्यूस्ड मलेरिया जो है अभी देखने को मिलता है। और दूसरा अलग जो दूसरे प्रकार हैं ट्रांसमिशन के वो है ट्रांसफ्यूजन मलेरिया, यानी कि यदि ब्लड जो है एक डोनर से दूसरे को जो है दिया गया हो और यदि वो मलेरिया से इन्फेक्टेड हो तो उस ट्रांसफ्यूजन की वजह से भी जो इन्फेक्टेड रेसिपिएंट है इन्फेक्टेड डोनर से रेसिपिएंट को पास ऑन हो सकता है। दूसरा प्रकार है मलेरिया इन ड्रग एडिक्ट्स। अगर किसी भी ड्रग एडिक्ट को मलेरिया हो रहा है और उसने वो सिरिंज जो है एक हेल्दी पर्सन से शेयर करी है तो उसके द्वारा भी कई बार मलेरिया ट्रांसमिट हो सकता है। और लास्ट है कॉन्जेनाइटल मलेरिया, यानी कि यदि एक मदर एक्सपेक्टिंग मदर है तो हो सकता है कि उसके फीटस में भी जो है मलेरिया हो जाए। अब इसके बाद है पैथोजेनेसिस एंड क्लिनिकल फीचर्स। जो क्लिनिकल फीचर्स हैं दे कैन बी एट्रीब्यूटेड टू 2 फैक्टर्स। किस प्रकार से क्लिनिकली ये अपने आप को प्रेजेंट करता है? तो इट प्रोड्यूसेस चिल एंड फीवर, ठंड लगकर बुखार आना, और ये ज़्यादातर जो है मेच्योरेशन ऑफ मीरोजॉइट्स और रप्चर ऑफ आरबीसीज़ की वजह से होता है, क्योंकि जो टॉक्सिन्स रिलीज़ होते हैं जैसे ही आरबीसी बर्स्ट होते हैं टॉक्सिन्स रिलीज़ होते हैं, और इसकी वजह से जो है टीएनएफ का ओवर प्रोडक्शन होता है और उस टॉक्सिसिटी की वजह से ये इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होता है। दूसरा जो है एनीमिया कॉज होता है, क्योंकि आरबीसीज जब रप्चर होते हैं तो देयर इज़ डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज, तो उसकी वजह से आरबीसी काउंट लो हो जाता है और जो इन्फेक्टेड व्यक्ति है उसका हीमोग्लोबिन कम होता है और इसकी वजह से एनीमिया कॉज हो जाता है। जो पैरोक्सिम्स हैं ऑफ फीवर, इट इज़ कंप्राइज्ड ऑफ 3 फेजेस। किस प्रकार से फीवर आता है? सबसे पहले है कोल्ड स्टेज, यानी बहुत ज़्यादा ठंड लगना, विग्रस शिवरिंग, कपकपाना, काफ़ी ज़्यादा शिवरिंग होती है और ये लगभग 15 से 60 मिनट तक
का स्पैन हो सकता है इस कोल्ड शिवरिंग का। फिर आता है हॉट स्टेज। हॉट स्टेज में बहुत ज़्यादा गर्मी लगना, जो ड्राई बर्निंग स्किन है और सिर दुखना काफ़ी ज़्यादा, मतलब तेज़ सिर में दर्द होना, और ये लगभग 2 से 6 घंटे तक लास्ट करता है। और फिर है लास्ट स्वेटिंग स्टेज, यानी पहले ठंड लगी, फिर जो है गर्मी लगी, बहुत ज़्यादा सिर दुखा, और फिर बहुत ज़्यादा जो है पसीना आना और एकदम से जो है टेम्परेचर का नीचे गिरना, और उसके बाद एग्जॉस्टेड, मतलब बिल्कुल व्यक्ति एग्जॉस्टेड फील करता है, फील्स वेरी वीक एंड गोज़ टू फाइनली स्लीप, एंड दिस लास्ट्स फॉर अबाउट 2 to 4 hours. Anemia is definitely one of the major causes कि जिस किसी को भी ये मलेरिया होता है उसको एनीमिया हो जाता है। एंड जो इंक्यूबेशन पीरियड है ये अलग अलग होता है। प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम में 6 to 12 डेज का होता है। प्लाज्मोडियम वाइवैक्स के अंदर ये 10 to 17 डेज़ का होता है। ओवेल में 12 to 16 डेज़, और प्लाज्मोडियम मलेरिया 28 से लेकर 30 डेज़ में इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। अब यदि प्रोफाइल एक्सेस के बारे में बात करें हम, तो 2 प्रकार से मेनली इसका जो है 2-3 प्रकार से इसको प्रिवेंट किया जा सकता है। एक तो होता है कीमो प्रोफाइल एक्सेस, यानी कि जो ट्रैवल कर रहे हैं ऐसी जगहों पे जहाँ की मलेरिया का ज़्यादा प्रेवलेंस है, तो उन्हें जो है क्लोरोक्विन की एक पहले ही प्रिवेंटरी डोज दे दी जाती है। और दूसरा है रेसिडुअल स्प्रेइंग, यानी कि जहाँ कहीं भी जो है ज़्यादा ये पैरासाइट्स एनोफिलिस मॉस्किटोज पाए जाते हैं वहाँ पे इंसेक्टिसाइड्स का स्प्रे करना। और इंडिविजुअल प्रोटेक्शन तो है ही सही कि आप जो है मच्छरदानी लगाकर, बेड नेट्स लगाकर सोएं, जैसे ओडोमस या दूसरे जो हर्बल या दूसरे रिपेलेंट्स हैं, मॉस्किटो रिपेलेंट्स, वो जो है शरीर पर लगा के और सोएं। और उसके अलावा प्रोटेक्टिव क्लोथिंग के अपनी जो पहनावा है उसको इस तरीके का रखें कि मच्छर ना काट पाए। तीसरा जो है वो है एंटी लार्वल मेजर्स, जिसके अंदर आता है लार्विसाइड्स, यूज़ ऑफ मिनरल ऑयल्स, पैरिस ग्रीन टू किल मॉस्किटो लार्वा एंड प्यूपे। और सोर्स रिडक्शन यानी जो एनवायरनमेंट है आसपास का, वहाँ पर प्रॉपर साफ़ सफाई रहे, कहीं भी जो है पानी इकट्ठा ना हो, और यदि पानी इकट्ठा हो तो उसके अंदर प्रॉपर जो मिनरल ऑयल्स हैं या जैसे कि पैरिस ग्रीन वगैरह ये सब डाल दिए जाएं, छिड़काव हो इंसेक्टिसाइड्स का, जिससे कि ये लार्वे पनप ही नहीं पाएँ। और फाइनली बायोलॉजिकल लार्विसाइड्स के रूप में आजकल बहुत ज़्यादा प्रचलित है कि जहाँ कहीं भी छोटे छोटे गड्ढों में पानी भरा रहता है, छोटे पॉन्ड्स जो क्रिएटेड होते हैं, उसके अंदर गैम्ब्यूसिया एफिनिस या गपी जिसे कि कहते हैं, और दूसरा है बैसिलस जिएंसिस, तो इनको जो है डाल दिया जाता है उस वाटर बॉडीज़ के अंदर, जिससे कि ये जो है वो जो लार्वे होते हैं एनोफिलिस मॉस्किटो के और दूसरे मॉस्किटो लार्वे के, उन सबको ये नष्ट कर देते हैं, क्योंकि ये उन्हीं पर ही फीड करते हैं। अब ट्रीटमेंट जो है ये कई सारी ड्रग्स दी जाती हैं आजकल, जिसके अंदर क्लोरोक्विन है, क्विनाइन है, डॉक्सीसाइक्लिन है, मैलेरोन है, लेरियम है, फैंसिटर सॉल्ट्स हैं, ये कंप्राइज करते हैं। और जो इसका ट्रीटमेंट है ये सेवरल फैक्टर्स पर डिपेंडेंट होता है कि भाई किस प्रकार का मलेरिया है। मलेरिया वाइवैक्स के लिए अलग होगा, और अगर फैल्सिपेरम के लिए है तो उसके लिए दूसरी तरीके की ड्रग्स दी जाएंगी। फिर है ड्रग रेजिस्टेंस, कि अब जो प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम है वो क्लोरोक्विन से लगभग रेजिस्टेंट हो चुका है, तो इसके अंदर जो दूसरी एंटी मलेरियल ड्रग्स हैं वो दी जाती हैं। और प्लाज्मोडियम वाइवैक्स के लिए भी ये कहा जाता है कि ये भी क्लोरोक्विन से रेजिस्टेंट हो गया है, और प्राइमाक्विन से भी, तो इसलिए इसके अंदर भी दूसरी और ड्रग्स से
एडमिनिस्टर किया जाता है किसी भी रोगी को। तो अब अंत में जो है आपके लिए एक जिसको कि कहना चाहिए असाइनमेंट है कि विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम, एक डायग्राम जो मैंने आपको दे रखा है, यू हैव टू राइट अ नोट ऑन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ प्लाज्मोडियम एंड इट्स कंट्रोल. So do this assignment properly, and before doing it, go through both the parts of the lecture that I have given to you. Thank you very much. Wish you all a very happy Diwali. Thank you.